पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सामंतवाद का परिचय, सामंतवाद यूरोप में कैसे आया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सामंतवाद का यूरोप में विकास कैसे हुआ, किन किन क्षेत्रों में सामंतवाद किन किन जर्मन कबीलों ने फैलाया, इसके बारे में हम विस्तार से इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सामंतवाद का जो केंद्र था वो कैरोलिंगियन साम्राज्य में था। यहाँ से यह पूर्वी जर्मनी व डेनमार्क पहुंचा। दक्षिणी फ्रांस में सामंतवाद का प्रभाव स्पेन पर पड़ा। नॉर्मन विजय के बाद इटली और इंग्लैंड भी इसके प्रभाव में आ गई। इस तरह से संपूर्ण यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था फैल गई थी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्तरी सागर से कृष्ण सागर का जो क्षेत्र था रोमन सीमा से दूर, इसमें जर्मन कबीले रहते थे जिनको ट्यूटन या गोथ कहते थे। कई थे ये संख्या में जर्मन कबीले, इनके अलग अलग नाम थे, जैसे कि विसिगोथ या पश्चिमी गोथ। विसिगोथ को ही पश्चिमी गोथ कहते थे। ओस्ट्रोगोथ को पूर्वी गोथ नाम से पुकारते थे। जर्मन कबीलों के नाम हैं ये। फ्रैंक जर्मन कबीला। इसके अलावा और भी कई तरह के जर्मन कबीले थे, जैसे कि नॉर्थमैन जर्मन कबीला। अब हम बात करते हैं कि चौथी शताब्दी के अंतिम काल में लगभग 2 लाख जर्मन लोगों ने, जिन्हें विसिगोथ या पश्चिमी गोथ कहा गया था, डेन्यूब नदी को पार करके रोमन साम्राज्य में आ गई। रोमन सम्राट ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आपको हमारे सैनिक बनकर लड़ना पड़ेगा। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में रोमन अधिकारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और 378 ईस्वी में एड्रियानोपल के युद्ध में ये जीत गई। अब जर्मन कबीलों का उत्साह बढ़ गया और 410 ईस्वी में इन्होंने रोम पर भी अधिकार कर लिया। रोम के बाद इन्होंने दक्षिणी फ्रांस और स्पेन को भी जीत लिया। स्पेन में वांडाल नामक जर्मन कबीला था। इन्होंने विसिगोथों से लड़ाई की, क्योंकि जर्मन कबीलों में आपस में भी लड़ाई रहती थी। इन्होंने खंडित रोमन साम्राज्यों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर रखा था और आपस में भी लड़ते रहते थे। 455 ईस्वी में वांडालों ने रोम को लूटा था। 476 ईस्वी में 476 एडी में ओडोआचार नामक जर्मन सेनापति ने रोम के राजा को हटाकर खुद रोम का शासक बन गया था। लेकिन 500 ईस्वी के आसपास पूर्वी गोथ और ओस्ट्रोगोथ जो जर्मन कबीला था, उसके नेता थियोडोरिक ने ओडोआचार को मार दिया और खुद रोम का राजा बन गया। लोम्बार्ड नामक जर्मन कबीले ने उत्तरी इटली के क्षेत्र को जीत लिया था। 9वीं-10वीं शताब्दी में स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क का क्षेत्र है, उसमें रहने वाला जर्मन कबीला, जिसे नॉर्थमैन कहते थे, उन्होंने इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस का नॉर्मन प्रदेश, दक्षिणी इटली, फिनलैंड आदि क्षेत्रों को जीत लिया था। इसके अलावा एक प्रगतिशील फ्रैंक लोग, यह भी जर्मन जाति थी। इनके नेता क्लोविस ने संपूर्ण गाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। गोल क्षेत्र, जिसे वर्तमान में फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पश्चिमी जर्मनी का क्षेत्र आता है। फिर क्लोविस के उत्तराधिकारियों के काल में उनके एक अधिकारी पेपिन ने सत्ता अपने हाथ में छीन ली, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे। पेपिन का बेटा शार्लमैन बहुत शक्तिशाली शासक हुआ। 768 ईस्वी से 814 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए इसने अपने साम्राज्य को संभालने के लिए युद्ध अभियानों में सहायता देने वालों को बड़े बड़े भूमि के टुकड़े दे दिए और जिन पर उन्हें शासन भी करना था। इन टुकड़ों को काउंटी, डची या मार्क्स कहा गया और इन पर जिन शासकों को शासन करना था उन्हें काउंट, ड्यूक या मार्क्विस कहा गया। इस तरह से जमींदार प्रथा शुरू हो गई और किसान अपनी भूमि के स्वामित्व से वंचित हो गए और एक तरह से सामंत प्रथा की नींव पड़ गई। अब यूरोप में क्या था कि राजा राज्य सेवा के इनाम के रूप में सामंतों को भूमि देता था। हम पढ़ चुके हैं इसको ऊपर। और सामंतों को इसके साथ साथ उस क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था भी संभालने का दायित्व दे देता था। सामंत उस क्षेत्र का पूरा राजस्व भी लेते थे और इसका कुछ भाग राजा को नजराने के रूप में पेश करते थे और राजा को समय समय पर सैन्य सहयोग भी प्रदान करते थे।
राजा सामंतों को तो भूमि देता ही था, इसके अलावा कभी कभी इनाम के रूप में किसी को भूमि दे देता था और अपने अफसरों को भी नकद वेतन के बदले में ज़मीन दे देता था। तो किसान जो होते थे उनको उन लोगों, उन सामंतों, उन जमींदारों, उन व्यक्तियों के लिए काम करना पड़ता था जिनके पास उनके ज़मीन का मालिकाना अधिकार था। ये सामंत होते थे। अब किसी भी सामंत की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति इस बात पर निर्भर थी कि वह कितनी बड़ी भूमि का स्वामी था, यानी उसका ओहदा कितना बड़ा है, ये इस बात पर निर्भर था कि उसके पास कितनी बड़ी भूमि है। पहले सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सामंत को आजीवन भूमि दी जाती थी। बाद में ये प्रथा वंशानुगत हो गई, यानी सामंत की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के पास भूमि जाने लग गई और जैसे ही सामंत की मृत्यु होती थी उसका उत्तराधिकारी राजा के पास राज दरबार में पेश होकर राजा को भेंट प्रस्तुत करता था, उसके प्रति अपनी स्वामी भक्ति दर्शाता था। तो किसान को अपने से ऊपर किसी शक्ति को भूमि उपज में से कुछ कर देना पड़ता था, उसे ही सामंत कहते थे। इसके अलावा अपने से ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत आने वाले व्यवसायी व्यक्ति को वासल या अनुचर कहते थे। ये घुड़सवार सैनिक होते थे और ये घुड़सवार सैनिक धन या भूमि के बदले में अपनी सैन्य सेवा अपने से ऊंचे व्यक्ति को प्रदान करते थे। ये जो सम्मानजनक संबंधों की प्रणाली थी ये वासलेज कहलाती थी। अब हमने पढ़ा था कि राजा किसी को सैन्य सेवा के बदले में भी भूमि देता था, तो वो जो भूमि थी उसे फीस कहते थे। तो इस प्रकार हमने डिटेल से सामंतवाद का उदय और उसके विकास के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि सामंतवाद के विकास के कारण क्या रहे थे। धन्यवाद।